अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इलेक्शन में ताखीर की साजिश और ख्वाहिश एक दफ़ा फिर नाकाम हो गई है। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के सुप्रीम कोर्ट के 2 टोक हुक्म के बावजूद तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना ने इलेक्शन में ताखीर के खदशात पैदा कर दिए, तो आज एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट मुतहर्रिक हो गई। चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की तवील मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज ही लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसके बाद आज ही 3 रुकनी बेंच बना, आज ही समाअत हुई और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तिल कर दिया है और हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत कार्रवाई भी खत्म कर दी है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का पाबंद कर दिया है, यानी आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा, जो कि 54 दिन पहले, इंतखाबात से 54 दिन पहले जारी होना लाजमी है। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, इसलिए आज की डेडलाइन थी, मैक्सिमम कल तक ये जारी होना था। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है और सिर्फ यही नहीं, अदालत ने तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से भी सख्त रिमार्क्स दिए हैं और उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। दौरान समाअत अदालत इलेक्शन कमीशन पर भी बरहम हुई कि उन्होंने अब तक इंतखाबी शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। इंतखाबात कराने से मुताल्लिक दरख्वास्त गुजारों में PTI भी शामिल थी। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने 13 दिसंबर को हुक्म इम्तिना जारी किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रहता है तो इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं हो सकेंगे। फाजिल जज ने चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल भिजवा दी। सिंगल जज के अदालती हुक्म से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल रुक गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंगल जज ने लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार समाअत से तजावुज़ करके ऑर्डर जारी किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में करार दिया था कि किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के 13 दिसंबर के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की गई। उस दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50 और 51 गैर आईनी करार देने की इस्तदा थी। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने अदालती हिदायत पर 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। तमाम फरीक़ैन 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक थे। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक अदालत ने पाबंद किया था कि कोई इंतखाबात में रुकावट नहीं डालेगा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैनात DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तिल किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से इलेक्शन शेड्यूल जारी करना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील सजीद सवाती के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म में तजाद पाया जाता है। केस लार्जर बेंच को भेजते हुए नोटिफिकेशन मुअत्तिल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1011 DROs और ROs को काम से रोका। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमत अंजाम देनी है। हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने गैर मामूली उजरत में फैसला दिया। जिस सियासी जमात की दरख्वास्त पर इंतखाबात का हुक्म दिया गया था, दरख्वास्त गुजार उसी का कारकुन है। उमैर नियाजी को हिदायत की जाती है कि वो वजाहत दें कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत को बताया गया कि उमैर नियाजी बैरिस्टर हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। इसके बाद अदालत ने PTI के दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया और मजीद लिखवाया कि बज़ाहिर उमैर नियाजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। उमैर नियाजी कहते हैं कि वो बैरिस्टर हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट अहकामात का इल्म होना चाहिए था। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक जज और दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को ROs और DROs से मुतालिक दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया और हुक्म दिया कि लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर मजीद कोई कार्रवाई ना करे। उमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी किए बगैर हुक्म मुअत्तिल नहीं करती। इसके बाद अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तिल कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया और लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने अंडरटेकिंग दी है कि आज शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उमैर नियाजी की दरख्वास्त हाई कोर्ट से मंगवा ली और कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझेगी तो खुद दरख्वास्त सुनेगी। दरख्वास्त गुजार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट में आज शाम को ही इलेक्शन कमीशन ने पटिशन दायर की थी, जिस पर जजेस कमेटी ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे और इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। चीफ जस्टिस ने समाअत के आगाज़ में बताया कि ख्वाहिश थी कि मोस्ट सीनियर जजेस बेंच का हिस्सा बने, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन मसरूफियात के बाइस बेंच में शामिल नहीं हो सके, इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को तकलीफ दी। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना के होते हुए सूरत हाल पेचीदा हो गई थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर रिटर्निंग अफसरान का नोटिफिकेशन ही मुअत्तिल कर दिया था। साथ ही इस मामले पर मजीद समाअत के लिए आज लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया था और समाअत की तारीख 18 दिसंबर मुकर्रर कर दी थी, जिसके बाद इलेक्शन में ताखीर के खदशात मजीद बढ़ गए थे, जो अब दूर हो गए हैं। इसके अलावा ये तराज़ा भी चल रहा है
कि खुद अदलिया ने रिटर्निंग अफसरान देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, या फिर इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से रुजू ही नहीं किया था, या फिर रुजू करके अपने मुतालबे की पैरवी नहीं की थी। इस हवाले से कल हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान को एक खबर का हवाला देकर यह सवाल भेजा कि क्या यह खबर दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद बार अदलिया से रिटर्निंग अफसरान के लिए दरख्वास्त की थी लेकिन मस्बत जवाब नहीं मिला। तो इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने जवाब दिया कि इस हवाले से अदालतों को लिखा गया था लेकिन हमें कहीं से भी मस्बत नताइज नहीं मिले। इसके अलावा आज हमने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान को सोशल मीडिया में कल से शेयर होने वाले एक खत का हवाला देकर पूछा कि तहरीक इंसाफ और उसके वकला ने यह खत शेयर किया है, क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? इस खत के मुताबिक 19 अगस्त 2023 को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह तौर पर कहा है कि जुडिशल आरओज और डीआरओज का मामला इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद नई दरख्वास्त दायर करे। क्या इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कराने की तारीख के ऐलान के बाद जुडिशल अफसरान की रिटर्निंग अफसरान के तौर पर तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट या दूसरी हाई कोर्ट से दरख्वास्तें की थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के इस खत का जवाब दिया था? इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की तरफ से अभी तक हमें इन सवालात के जवाब मौसूल नहीं हुए हैं। हालांकि हमने दिन में उनसे रब्ता किया था, मगर अहम बात यह है कि फरवरी में इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती के लिए दरख्वास्त की थी। तो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया था कि अदलिया का बुनियादी काम इंसाफ देना है, इलेक्शन कराना नहीं। और अगर इलेक्शन ड्यूटी के लिए जुडिशल अफसरान दे दिए गए तो जो जुडिशरी का बुनियादी काम मुतासिर हो जाएगा और अवाम के मसाइल हल करने का अदालती निज़ाम मुंजमद पड़ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जुडिशल अफसरान की बतौर रिटर्निंग अफसरान तैनाती से न सिर्फ उन्हें इलेक्शन कराने का मुश्किल काम करना होगा बल्कि अदालती काम भी सरंजाम देना होगा। और इस तरह दो किश्तियों में सवार होने से उनकी ये दोनों काम एक साथ करने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी और इसके बुरे नताइज निकलेंगे। और सबसे आखिरी और अहम बात यह है कि माजी में जब भी ज़िले अदालतों को बतौर रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो इससे बहुत से नाखुशगवार तजर्बात ने जन्म लिया है, जिससे अपने फ़राइज़ अदादी से सर अंजाम देने में उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से मुझे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत की गई है कि मैं आपको ये बता दूं कि अदालत इस पोजीशन में नहीं है कि जुडिशल अफसरान की सर्विस इलेक्शन कमीशन को दी जाए। इस बात पर भारी दिल के साथ अफसोस का इजहार किया जाता है। ये सारा का सारा मामला हुआ, फिर ये सूरत हाल हुई और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 8 फरवरी की तारीख पर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आज ही शेड्यूल जारी किया जाए। इससे पहले जब 8 फरवरी का ऐलान हुआ था तो पत्थर पर लकीर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया था, अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी फैलाने वालों के लिए कहा गया था कि आप कंटेम्प्ट के मुर्तकिब होंगे अगर ऐसी कोई बात होगी। सीनियर साहब की तज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, ये हुआ क्या? तहरीक इंसाफ सबको कह रही थी आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, उल्टा तहरीक इंसाफ को सब कहने लगे कि भाई आपने इलेक्शन की तारीख का बाइस बने हैं। अली जफर साहब खुद कल हमारे प्रोग्राम में आके कहने लगे कि अगर ये तासुर गया है तो दुरुस्त गया है, हमें स्टे नहीं लेना चाहिए था। हालांकि तहरीक इंसाफ के वकला सेलिब्रेट करते नजर आ रहे थे इस स्टे ऑर्डर को। ये क्या हुआ? क्योंकि कुछ लोग तो आपने देखा कि ख्वाहिश को खबर बना के पेश कर रहे थे कि इलेक्शन में अब इल्तवा हो जाएगा। जी शाहजेब खानजादा साहब, सबसे अहम बात तो ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने जो फैसला दिया है उसके बाद इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा और इलेक्शन को मजीद मुलतवी करने की कोशिश की जा रही थी। और मैंने खुद मौजूदा निगरान हुकूमत की इंतहाई अहम शख्सियात की ज़ुबानी खुद सुना है और बहुत दिन पहले नहीं सुना, पिछले 24 घंटे में सुना है कि जी आप बुरा ना मनाइएगा, आप फौरन जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, अगर इलेक्शन 10-15 दिन आगे हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। तो मेरी उनसे बड़ी बहस हो रही थी। मैंने कहा जी ये तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर है तो वो तो खत्म नहीं हो सकता, ऑर्डर उनका खत्म नहीं हो सकता, तो इलेक्शन तो 8 फरवरी को होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे, वो आप फिक्र ना करें, 10-15 दिन की बात है। फिर आप कुछ अहम सियासी रहनुमा जो हैं आप उनके बयानात देख लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि जी फरवरी के महीने में काफ़ी बर्फबारी होती है। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब ने पिछले दिनों कहा कि 10-15 दिन ऊपर हो जाएगा, इलेक्शन फरवरी में ही होगा। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं पे खिचड़ी ज़रूर पक रही थी। और इस सूरत हाल में 6 दिसंबर को ये जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उमैर नियाजी साहब, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी और ऐसी ही पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में भी दायर हुई थी। तहरीक इंसाफ ने ये इस किस्म की पिटीशन सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं डाली, सिंध में और पेशावर हाई कोर्ट में भी डाली है। और मैं ये समझता हूं कि उनका मकसद ये नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होना चाहिए।
और पिटीशन में भी मैंने उनकी देखी है, उसमें मुझे तो ये नजर नहीं आया कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना किया जाए। उनका बुनियादी जो एतराज है वो ये है कि जो जिले इंतजामिया के अफसरान हैं उनको रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के तौर पे उनको तैनात ना किया जाए। और आज जब ये शाम को समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन का वकील ने बताया कि जी जो उमैर नियाजी साहब है उनका एतराज क्या है कि जो डीसी साहिबान 16 एमपीओ के तहत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को डिटेन करने के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तो उन्होंने ही जो है वो रिटर्निंग अफसर भी बन जाना है, तो इस पे उनका एतराज है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। वो सिर्फ ये चाह रही थी कि डीसी और एसी जो हैं उनको डीआरओ और आरओ मुकर्रर ना किया जाए। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ये एक बहुत ही इत्मीनान बख्श पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा और निगरान हुकूमत की वो शख्सियात जो पिछले 24 घंटे में 2-3 दफा मुझे ये कह रही थी कि जी हामिद मीर साहब 10-15 दिन अगर ऊपर इलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दीजिएगा कि जिससे ऐसा लगे कि जनाब हम इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर 10-15 दिन भी इलेक्शन ऊपर जाता तो जस्टिस काजी फायज़ साहब की जो एक स्टेटमेंट भी थी और फिर उनका जो फैसला भी था कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होना चाहिए, तो इस पे मेरा ख्याल है काफी सारे सवालात उठते। और आपको याद होगा शाहजेब साहब कि उन्होंने एंकर्स के बारे में कहा था कि एंकर्स जो हैं वो ऐसा कोई तासुर ना फैलाएं कि जिससे ऐसा लगे कि जी इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि एंकर्स ने तो तासुर इतना नहीं फैलाया, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने की जो कोशिश है वो कुछ सियासतदानों ने की और निगरान हुकूमत में कुछ शख्सियात जो हैं वो चाह रही थी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। और सर और ज़ाहिर फैसला भी लाहौर हाई कोर्ट के जज की तरफ से ही आया, जुडिशरी के अंदर से ही आया, जो बाकी नकवी साहब का फैसला था। मगर साथ में हामिद मीर साहब, क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि जो ये तासुर है कि आप भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती थी कि इलेक्शन डिले हो, मगर जैसे ही नोटिस लिया फाइज़ साहब ने और समाअत हुई तो उससे भी जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं वो सोशल मीडिया पर खुश नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि ऑर्डर आ गया, 8 फरवरी को इलेक्शन का ऑर्डर आ गया। इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो क्योंकि तहरीक इंसाफ ही जीतती नजर आएगी। वो इस बात पर भी खुश नहीं है। क्या दुरुस्त किया जस्टिस फाइज़ साहब ने? क्योंकि हमारे सामने एक मिसाल है, जस्टिस उमर बंदियाल साहब पहले ऑर्डर दे देते थे, उनकी पासदारी नहीं होती थी तो उन्होंने फिर इशूज टेकअप ही करना छोड़ दिए। इलेक्शन वाला जो मसला था, जो पटिशन थी, वो तो फाइज़ साहब ने आके टेकअप की और मुतालबा खुद तहरीक इंसाफ का था कि जी आप इलेक्शन का मामला टेकअप करें, जो कि उमर बंदियाल साहब ने नहीं किया, फाइज़ साहब ने किया और इलेक्शन की तारीख लेके दी 8 फरवरी की। फिर भी क्यों नहीं खुश तहरीक इंसाफ? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग जिम्मेदार हैं, मसलन अली जफर साहब जो हैं, उनका हवाला आप कई दफा दे चुके हैं कि उन्होंने आपके प्रोग्राम में कहा कि अगर ये तासुर पैदा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से इलेक्शन मुलतवी होगा तो तासुर अच्छा नहीं है। इसी तरह जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, शुएब शहीन साहब हैं, सबसे मेरी बात हुई है, वो सारे ये कह रहे हैं कि ये जो पिटीशन फाइल किया उमैर नियाजी ने, ये उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में फाइल नहीं किया है, ये उसने पार्टी की पॉलिसी के तहत फाइल किया है। और ऐसी ही पिटीशन तहरीक इंसाफ के दीगर वकला ने सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में फाइल किया। और मकसद 8 फरवरी का इलेक्शन मुलतवी करवाना नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि जो डीसी और एसी डीआरओज मुकर्रर किए जा रहे हैं वो ना किए जाएं। देखें शाहजेब साहब, सिर्फ 8 फरवरी को एक इलेक्शन हो जाना तो काफी नहीं है ना, वो इलेक्शन जो है उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। आप देखिए कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें जब मिसाल के तौर पे 1977 का जो इलेक्शन है वो डीसी हजरात जो है उसमें डीआरओज भी थे और एसी हजरात जो है वो आरओज भी थे। तो उसमें क्या हुआ था, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ आपको कि खालिद खरल साहब जो है वो डीसी लाड़काना थे और जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उन्होंने लाड़काना से जीतना ही जीतना था, लेकिन डीसी साहब जो हैं उन्होंने भुट्टो साहब के जो एक मुकाबले पे उम्मीदवार थे जमात इस्लामी के मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब, उनको गायब कर दिया और वो कागजी जमा नहीं करवा सके और भुट्टो साहब को बिला मुकाबला उन्होंने मुंतखब करवा दिया। तो उससे क्या हुआ उससे ये हुआ कि एक इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो गया, तहरीक चल गई और जान मोहम्मद अब्बासी साहब का मसला जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। और उसके बाद से आप देखें कि हमेशा ये जो इलेक्शन है ये जुडिशियल अफसरान करवाते हैं। तो इसलिए मैं समझता, और उस पर भी जब भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, 1988 में हुआ, 90 में हुआ, 93 में हुआ, 97 में हुआ, 2002 में हुआ,
2008 में हुआ, 2013 में, 2018 में, हमेशा कोई भी इलेक्शन करवा ले, वो जुडिशियल अफसरान करवाएं या डीसी और एसी करवाएं, उस पर एतराज जरूर किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप देखें कि मिसाल है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि अभी जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया जी कि जी पिछली हुकूमत के तमाम जो डीसी हैं वो तब्दील हो गए हैं। ये इनकरेक्ट बात है, ये गलत बयानी है, इसलिए कि इस्लामाबाद के जो डीसी साहब हैं उनको तब्दील करने के बारे में इलेक्शन कमीशन खुद हुकूमत को बार बार लिख रहा है कि इनको चेंज करें। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में डीसी लगे थे इस्लामाबाद के, अभी तक उनको चेंज नहीं किया गया। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी लिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया और हाई कोर्ट ने रहा किया, उन्होंने उनको फिर गिरफ्तार किया, फिर हाई कोर्ट ने रहा किया, डीसी साहब ने फिर ऑर्डर जारी करके उनको फिर गिरफ्तार करवा लिया। तो अब अगर वही डीसी साहब जो हैं वो रहते हैं और इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद उनको तब्दील नहीं किया गया, तो फिर इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, और जाहिर है ये पाकिस्तान में अगर ये सूरत हाल होगी तो क्या होगा फिर? और जाहिर है ये बहुत सारे बुनियादी एतराज़ जो तहरीक इंसाफ के हैं वो बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ हैं, जिस तरीके से उनके वर्कर्स के ऊपर, लाहौर में तो ख़वातीन तक के ऊपर जो क्रैक डाउन किया गया है। मगर क्या स्ट्रैटेजी बेहतर ये होती कि जो पहला फोरम था वो ईसीपी था, उसमें शिकायत करते, फिर अदालत की तरफ जाते, बजाय इसके कि एक स्टे ले लेते और उस पर खुशी का इजहार करते, जिस पर अली ज़फ़र साहब ने खुद ने भी कहा कि इस टाइम नहीं लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का फुकदान था जिसकी वजह से ये हो गया। और दूसरा एक और सवाल ये हामिद साहब के 2018 के इलेक्शन पीडीएम ने नहीं कबूल किए, तो 2013 के इमरान खान साहब ने नहीं कबूल किए, मगर खान साहब ने बाकायदा तौर पर बराह रास्त इफ्तिखार चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया था कि इन्होंने जुडिशल ऑफिसर दिए थे और उन जुडिशल ऑफिसर ने करप्शन की थी। ये इफ्तिखार चौधरी पूरे के पूरे इस प्लान का हिस्सा था और बाद में उनके इल्जामात गलत साबित हुए। तो जो जुडिशरी ने कराए उस पर भी इमरान खान साहब कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं थे। और ये खुद फरवरी में जुडिशरी ने लिख के दिया लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कि जी एक तो हमारे पास काम का बहुत बोझ है, दूसरा माजी का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम नहीं दे सकते। मगर अगस्त में ये भी कहा कि जब आप तारीख अनाउंस करें तब दे दीजिएगा। तो क्या कोई ऐसी सूरत थी कि बेहतर होता कि इंडिविजुअल वो डीसीज, वो ऑफिसर्स जिन पर तहरीक इंसाफ को एतराज़ है, और जाहिर है बहुत सारा एतराज़ नजर आ रहा है कि उनका दुरुस्त है, उनको टारगेट करते बजाय इसके कि ब्लैंकेट ये एक ऐसा स्टे ऑर्डर ले लेते लाहौर हाई कोर्ट से? देखें, अब इसमें टाइमिंग जो है, ये जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, इसका जवाब तो तहरीक इंसाफ वालों को ही देना चाहिए। मैं तो एक ओवरऑल बात कर रहा हूं कि जो इलेक्शन है उसका सिर्फ 8 फरवरी का को इनकाद होना काफी नहीं है, इलेक्शन की कुछ क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। और मैंने आपको एक मिसाल दे दी है, इस्लामाबाद के डीसी के बारे में इलेक्शन कमीशन ने बार बार एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा कि इनको चेंज करें, आईजी के बारे में बार बार लिखा है इनको चेंज करें, ना आईजी बदला है और ना डीसी बदला है, और दोनों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लिया गया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिया है आईजी इस्लामाबाद के बारे में। तो ये तो तरीके इंसाफ थी, उसको चाहिए था कि वो पिन पॉइंट करती कि कौन कौन से डीसी साहबान जो हैं उनसे उनको प्रॉब्लम है। तो अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने गलत किया है। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरा ये ख्याल है, मेरी जाती राय में, कि डीसी और एसी साहबान जो हैं जो कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कम जाते हैं, शादो नादर ही कोई जाता है, और बल्कि वो तो अपीज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो इलेक्शन करवाएंगे तो फिर जो 1970 के इलेक्शन में लाड़काना के डीसी ने किया था, हो सकता है कि वो 2024 के इलेक्शन में भी किसी ना किसी जिले का डीसी जो है वो काम करने की कोशिश करे। तो उससे हुकूमत को फायदा होता है, नुकसान होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है, नुकसान होता है। मेरा ख्याल है कि उससे पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उसको नुकसान होगा। वैसा तो फिर और उस सूरत में फिर ये बेहतर होगा हामिद मीर साहब के, फिर जब फैसल साहब ने खुद ने और चीफ जस्टिस ने एक 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है, तो तहरीक इंसाफ की शिकायत को भी देखा जाए कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं एड्रेस करे और वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए तो फिर जुडिशरी खुद देखे कि भाई ये कौन कौन से ऐसे अफसरान हैं जो कि इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं, तहरीक इंसाफ की शिकायत को छोड़े ना, मैं तो बतौर पाकिस्तान के शहरी के एक बात कर रहा हूँ कि अगर खुद आपको भी पता है, आपने खुद अभी मेंशन किया है कि अगस्त में अगर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यह कहा कि आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें और फिर बताएं कि आपको कौन कौन से जुडिशल अफसरान चाहिए, तो हम आपको दे देंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार तो नहीं किया था, उन्होंने कहा था आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 4 महीने तक जो है वो उस पे खामोश बैठा रहा और आखिर में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी जुडिशरी ने हमें अफसरान देने से इनकार कर दिया, इसलिए हम एसी और डीसी जो है उनको लगा रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की बददियानती है ना। देखें शाहजेब खानजाद साहब, जो असल बात है वो ये है कि ये इलेक्शन जो 2024 में होना है 8 फरवरी को, ये इलेक्शन होना था 2023 में, ये 2023 में नहीं हो सका। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आयद होती है और ऐसा लगता है कि वो या किसी दबाव के तहत या खुद उनकी बदनीति थी, उन्होंने इस इलेक्शन को डिले किया है। और यही एक्चुअली तहरीक इंसाफ नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी के दबाव पे या किसी को खुश करने के लिए 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता था, इसलिए आज के दिन तक इन्होंने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इनको शेड्यूल का ऐलान करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को यह चीज भी देखनी चाहिए कि 8 फरवरी को सिर्फ एक सो कॉल्ड नाम नहाद इलेक्शन ना हो, बल्कि एक ऐसा इलेक्शन हो कि उस इलेक्शन पे बहुत ज्यादा सवालात ना उठें। अगर उस इलेक्शन पे बहुत ज्यादा सवालात उठें तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसका इल्जाम, उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच पे भी आएगी, जिसने कि आज 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। तो इसलिए मैं तो इलेक्शन कमीशन पे कोई एतमाद नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया तो इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो है, इसके बारे में अगर कोई कहता है कि बड़ा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है और चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे थे कि हम आपसे काम करवाएंगे, तो उनसे काम जरूर करवाएं, लेकिन एक फेयर एंड फ्री किस्म का काम करवाएं। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ना सिर्फ इलेक्शन टाइम पर हो बल्कि इलेक्शन शफाफ भी हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मालूम करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। नून लीग भी हमारे साथ होगी ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल तैयार है। मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। वाज़ेह हो कि आज अदालत ने आज की तारीख में इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का कहा है और इलेक्शन कमीशन ने भी सहाफ़ियों से थोड़ी देर पहले गुफ्तगू में कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि आज हमने 2 रिपोर्ट्स बनाई हुई थी। आज चीफ जस्टिस से मुलाकात खुशगवार रही। डीसी इस्लामाबाद का कोई बड़ा इशू नहीं है। इंतखाबी शेड्यूल कुछ देर तक जारी करेंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है मगर दुआगो है। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। एक एक आरओ का नाम चेक किया, उसके बाद नाम फाइनल हुए। आज 3 जजेस से मुलाकात हुई। मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मुसीबत से निकाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। पीटीआई के केसेस का फैसला मेरिट पर होगा, हम दुआ नहीं दवा भी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि पीटीआई वालों ने मेरी अहलिया के बारे में गलत बातें की। लाहौर की हल्का बंदियों पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मॉनिटरिंग चाहता था। तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग की मुखालफत की। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जिस शहर में एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली तो सबको मिलेगी। बानी पीटीआई मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि मेरे घर में बानी पीटीआई की तस्वीर लगी हुई है। अगर किसी आरओ से मुताल्लिक किसी को एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन एतराज़ पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर सकता है। इलेक्शन तो होंगे, कभी नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। मेरी भरपूर ख्वाहिश है कि सियासी क़यादत मिल बैठे। सियासी क़यादत मिल बैठ कर ही मुल्क की मसाइल हल कर सकती है। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ, उन्होंने मेरी नामजदगी की। ये सारी बातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में की हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का एलामिया भी सामने आ गया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन फिलफौर इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। इंतखाबात की आज़ादाना शफाफ इनकाद के लिए गैर जानिबदार अदालती अफसरान बतौर इंतखाबी अमला मुकर्रर किए जाएँ। इंतखाबात के शफाफ इनकाद के लिए तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान फौरी जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन पर तमाम जमातों के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के यकसां और मसावी मौक़े यकीनी बनाने पर जोर दिया जाता है। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है। नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है? हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा फैसला
फैसला अपने 8 फरवरी के जो हुक्म है उनका और इलेक्शन की तारीख है उस पर अमल दरामद कराने के लिए आज ही नोटिस, आज ही फैसला, आज ही हुक्मनामा। मगर ऐसे साहब आज आपने दिन में कहा था कि तहरीक इंसाफ ने ये सब किया है और वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है। जो किया वो तो जज साहब ने किया लाहौर हाई कोर्ट के। तहरीक इंसाफ तो ये प्ली लेके गई थी कि भाई हमारे साथ जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव है वो बड़ी ज्यादती कर रहा है, जो डीसी साहिबान हैं वो जिस तरीके से एमपी ऑर्डर्स के तहत हमारे कारकुनान को गिरफ्तार करते हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि जुडिशल अफसरान से इलेक्शन होना चाहिए। ये तो जज साहब ने किया जो किया, तहरीक इंसाफ का क्या कसूर था इसमें? देखिए, ये तहरीक इंसाफ ही की पटिशन थी जिसके ऊपर उन्होंने ये फैसला दिया और इस पटिशन को मूव करने का मकसद ही ये था कि जो नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर्स का हुआ है उसको सस्पेंड करा के इलेक्शन शेड्यूल का रास्ता रोका जाए और फिर एक मुल्क के अंदर इंतशार या एक बेयकीनी पैदा होगी, उसका वो फ़ायदा भी उठाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखिए शाहजेब के इस वक्त पीटीआई क्यों इलेक्शन से फरार चाह रही है। पहली बात यह कि उनके तकरीबन 90% MNAs और MPs पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और दूसरी बात यह है कि खुद इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर हैं, वो बाहर नहीं है, तो लिहाजा उनका ये मुफाद था कि वो किसी तरह टाइम गेन करें और इसके लिए उन्होंने बदनीयती के ऊपर ये कदम उठाया। और जहां तक उनका ये मौका है, मगर जो 8 फरवरी की तारीख है वो भी तो अदालत वही गए थे जिससे बंदियाल ने टेकअप नहीं की थी, मगर उससे पहले ही वो अदालत गए थे और वो चाहते थे कि तारीख हो, वक्त पर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो। वो तो बाद में भी जब जस्टिस फाइज साहब ने टेकअप की तब भी कह रहे थे वक्त पे इलेक्शन कराएं, हालांकि बहुत कम टाइम रह गया था। देखिए, उनके कहने के बयानात और होते हैं लेकिन अमल कुछ और होता है और हमने मुसलसल ये देखा है कि पीटीआई ने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए हमेशा अदालत का सहारा लिया है। वो अदालत के जरिए कोशिश करते हैं कि अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को आगे बढ़ाएं। जहां तक उनका ये मौकफ है कि जुडिशल ऑफिसर्स होने चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा गया है कि हाई कोर्ट ने माजूरी का इजहार किया था और माजरत की थी अपने जुडिशल ऑफिसर्स फराम करने के लिए, और पीटीआई के दौर में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं तकरीबन उन सब में इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स को ही तयनात किया। और आपको मालूम है कि जो आखिरी एक सेट ऑफ बाई इलेक्शंस हुआ था उसमें यही अफसरान थे और उसमें हमारे काफ़ी सारे लोग हार भी गए थे। तो इसलिए ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी कि जिसको वो पिटीशन के जरिए रुकवाने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने तोशाखाना केस था या फॉरेन फंडिंग केस था, सब के अंदर यही लीगल प्रोसेसेस और अदालतों के जरिए हमेशा कोशिश की है कि कोई देर की जाए, सिस्टम को किसी तरह सबवर्ट किया जाए, लीगल प्रोसेस को लंबा किया जाए ताकि वो कोई अपने लिए उससे रास्ता निकाल सके। वैसे मगर अभी सब में अब आप कन्विंस्ड हैं आज कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो ही जाएंगे और आप मुतमईन हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो किया ठीक किया? जी बिल्कुल, आज हमने तो मुतालबा किया था कि इस सूरत हाल का चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि मुल्क एक बहरान की तरफ जा रहा था जिससे एक इंतजामी, आइनी और कानूनी बहरान पैदा होना था। और मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा बरवक्त इकदाम है, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है। और 8 फरवरी की जो तारीख तय हुई थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप पत्थर की लकीर पे इसे समझें और हर कीमत पर ये इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की ज़रूरत भी है कि जो बेयकीनी पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है उससे अगर मुल्क ने निकलना है और उसकी जो मईशत की बहाली का अमल है अगर उसने पायदार बुनियाद पे आगे बढ़ना है तो हमें एक मैंडेट वाली मुंतखब मुस्तहकम हुकूमत चाहिए कि जो इस पूरे रिफॉर्म एजेंडे को, मुल्क की इकोनॉमिक रिकवरी को आगे लेके चल सके। मगर आपने देखा साहब, अब उसमें मसला ये है कि इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसको कबूल भी किया जाए और दुनिया को भी वो ट्रांसपेरेंट नज़र आए। जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, अगर उनके एतराज़ात हैं वो गलत भी नहीं है। जो कुछ इस्लामाबाद में होता है, जुडिशरी ने बाकायदा तौर पर नोटिस लिया है, बाबर सत्तार साहब इस हवाले से अपने फैसले दे चुके, अहकामात जारी कर चुके, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। जो कुछ वहाँ के की पुलिस उनके साथ कर रही है, इंतज़ामिया कर रही है, लाहौर में जो पुलिस कर रही है, इंतज़ामिया कर रही है, तो उनके एतराज़ात तो बहरहाल हैं। तो क्या ऐसे ऑफिसर्स को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए इलेक्शन से पहले, या वही इलेक्शन करा रहे होंगे अगर इंतज़ामिया के तौर पर? देखिए शाहजेब, इस वक्त जो पीटीआई जिन चीज़ों पे एतराज़ कर रही है आप उसकी बुनियाद देखें क्या है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है किसी को कोई किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या इख्तलाफ नहीं है कि 9 मई को जो कुछ घनौना जुर्म पाकिस्तान में किया गया वो नाकाबिले माफ़ी है। अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई भी इस किस्म का रियासत पर हमला बर्दाश्त नहीं करता। अब जो लोग उन वाक़यात में मुलव्वस हैं और मफरूर हैं,
जब तक वो पेश नहीं होंगे उस वक्त तक तो इंतजामिया उनका पीछा करेगी, चूंकि ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। अगर पीटीआई चाहती है कि सूरत हाल से निकले तो उन तमाम लोगों को पेश कर दे कि जो 9 मई के ऐसा मतलब ऐसा नहीं है ना, जो लोग अगर मुलविस हों और मुलविस होने की सूरत में गिरफ्तार किए जाएं, तहरीक इंसाफ छोड़ दें तो वो आज़ाद हो जाते हैं। इसके अलावा जो मुलविस नहीं उन्हें एमपीओ के तहत कर लिया जाता है, या फिर खदीजा शाह साहिबा अगर अदालत उनको रिलीफ दे तो कोयटा ले गए हैं। इस तरह मुतादिद दूसरी खवातीन के साथ हो रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है, ये तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है ना कि इंतजामिया क्या कर रही है। आपको पीटीआई छोड़ेंगे तो जुर्म माफ, नहीं छोड़ेंगे तो जुर्म ना भी क्या हो तो आज़ादी आपको नहीं मिल रही। ये तो हो रहा है। जिन लोगों ने पीटीआई छोड़ी है उनकी गालिब अक्सरियत उनकी है कि जिनके बारे में अगर किसी ने अफवाह भी छोड़ी है कि शायद आपका नाम किसी मुकदमे में है, तो उन्होंने उस अफवाह के ऊपर ही अपने कानों को पकड़ के तौबा तायब होके पार्टी भी छोड़ दी, सियासत भी छोड़ दी। लेकिन जो लोग मुकदमात में मुलव्वस हैं और मफरूर हैं, अभी उनके नादरा के कार्ड भी मैंने खबर पड़ा है कि शायद वो ब्लॉक किए जा रहे हैं, वो लोग पेश नहीं हो रहे और वो मुसलसल अपने कानून से फरार के रास्ते के ऊपर हैं। जो लोग उस 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं उनके लिए तो किसी किस्म की फौज ने भी माफ़ी नहीं की, चाहे वो उनके अपने सीनियर ऑफिसर्स क्यों ना हो या उनके अहले खाना क्यों ना हो। तो चूंकि ये एक बड़ा संगीन वाक़या है कि अगर आप कौमी सलामती के इदारों पर इस तरह के हमलों को कबूल करेंगे, कल को क्लर्कों का जुलूस निकलेगा, उनका भी दिल करेगा हम GHQ पे हला मगर साहब वो इस एक वाक़े के अलावा जो इलेक्शन हो वो शफाफ हो। आपने उस ज़माने में इलेक्शन जीता जब 2018 में भरपूर सियासी इंजीनियरिंग आपके खिलाफ हो रही थी, आपको गोली लगी, कैंपेन करना आपके लिए अजाब कर दिया गया, उसके बावजूद आप इलेक्शन जीते। आप तो उन रहनुमाओं में से है ना एहसान इकबाल साहब। आप नहीं समझते कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए तहरीक इंसाफ को? अगर इलेक्शन हो रहा है इस तरीके से मैसिव क्रैकडाउन के साथ इलेक्शन होगा तो आपकी जीत भी कबूल नहीं की जाएगी। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि वो यकीनी बनाएंगे कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था कि हमने रियासती इदारों के ऊपर हमला किया हो, हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था कि चौनियों के ऊपर चढ़ दौड़े हों, हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया था कि शहीदों की यादगारें मिसमार कर दी हों। पीटीआई जो सूरत हाल का सामना कर रही है, मैं आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूं कि इट इज ऑल देयर ओन डूइंग। ये अपने एक फरमाइशी प्रोग्राम पे हैं, इस किस्म की चीजें जो की हैं आपको पता है कि उसका फिर एक रद्द अमल भी कानून के मुताबिक होता है। और अगर पीटीआई वाकई चाहती है कि इलेक्शन में किसी किस्म की वो इंतजामिया के सख्ती से बचे, और वो सख्ती किस लिए है, वो उन मफरूरों का पीछा करने के लिए है जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं, अगर उनको जो रूपोश है पेश कर दें। आप देखिए हमारे रोजाना ये होता है कि जो लोग मुल्जिम रूपोश होते हैं पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारती है और उस वक्त तक वो छापे नहीं रुकते जब तक या वो बंदे पेश ना हो जाए या उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो तहरीक इंसाफ भी अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है और इन हथकंडों से बचना चाहती है जिनकी वो शिकायत कर रही है, तो उसका फर्ज है कि फौरी तौर पे इन लोगों को कानून के सामने पेश कर दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई जवाब रह जाएगा इंतजामिया के पास उनकी गिरफ्तारियां करने का या छापे मारने का। बहुत शुक्रिया एहसान इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम फिर कोशिश करेंगे कि पीटीआई का मौक़िफ़ आपके सामने रखें, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी, एक ब्रेक के बाद। आपसे थोड़ी देर पहले एक अजीब सूरत हाल हुई है। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन के एलामिया का हवाला देकर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तारीखों के साथ शेड्यूल जारी किया। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया, वो तो हम थोड़ी देर बाद करेंगे। फिर डार साहब ने अपनी ट्वीट भी गालिबन डिलीट कर दी। इसहाक़ डार साहब हमारे साथ। डार साहब बहुत शुक्रिया। डार साहब आप तक कैसे पहुँच गया? इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया, वो कह रहे अभी तक आया भी नहीं, आपने ट्वीट कर दिया और गालिबन डिलीट भी कर दिया। शाहजेब साहब, इस तरह है कि जो अर्लियर एक डेवलपमेंट हाई कोर्ट में हुई थी और जिसकी वजह से वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, तो मैंने आज कोई 6:28 पे आज शाम पाकिस्तान टाइम पे ना मैंने एक ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद आईनी अदारा है। मुल्क में इलेक्शन करवाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। किसी भी अदारे की गैर जरूरी दखलअंदाजी इलेक्शन में ताखीर का बायस बनेगी। मुल्की हालात और आइन का तकाजा है कि इंतखाबात वक्त पर हो। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होने की मुकम्मल हमायत करती है। ये हमारा एक असूली है। मैं इलेक्शन सेल को 2024 जनरल इलेक्शन को हेड कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून ने मुझे अपॉइंट किया हुआ है चेयरमैन सेल। वैसे मगर मुझे शेड्यूल का बताइए ना, आपने शेड्यूल कैसे जारी कर दिया?
वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मुझे हमारे एक फॉर्मर सेनेटर ने, मैं उनका नाम मेरा ख्याल नहीं लेता था, मुनासिब नहीं है, पर इस वक्त तो सेनेटर नहीं है, उन्होंने मुझे एक शेड्यूल भेजा और आई एम श्योर को वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो यानी प्रिटेंडेड टू बी उन्होंने इशू किया। तो वो जब मुझे आया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था और जो अभी डेवलपमेंट थी वो भी पॉजिटिव थी। तो मैंने उसको जेन्युइन समझा कि शायद उन्होंने वाकई वो इशू कर दिया, और मैं फैसिलिटेशन के लिए मैंने कहा हम अपने लोगों को भी बजाय अलग करेंगे, तो मैंने वो ट्वीट की शक्ल में उसको मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मुझे पता चला आपके जियो से कि वो कह रहे कि हमने कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, तो वो मैंने उसको फौरी तौर पर अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम इस तरह की चीजों के साथ भी यानी इस मुल्क में 1 मिनट में फेक चीजें बना के तो चलाते हैं और लोगों को कंफ्यूज। डॉक्टर साहब, आपने वो जो साबिक सेनेटर है, वैसे तो नाम बता दे तो बेहतर है, मगर आपने उनसे गिला किया और उन्होंने बताया कि उन्हें कहां से आया था, उन्हें कहीं बाकी तो इलेक्शन कमीशन से तो लीक नहीं हो गया था। नहीं, मैं उनसे अभी राब्ता मैं नहीं कर सका। मुझे चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ही अब जियो के टिकर से पता चला कि उन्होंने इसको डिनाई कर दिया, तो मुझे बहुत दुख हुआ और अफसोस हुआ कि यानी अगर एक मुल्क के इलेक्शन के बारे में भी इस तरह की फेक चीजें चलेंगी तो हु वुड स्टैंड वेयर। तो मैं तो आई फेल्ट सॉरी कि मैं ना ही करता उसको आगे। मैं उसको यानी पॉजिटिव वे से, वो मेरी अर्लियर ट्वीट मैंने आपको पढ़ दी है 6:28 में मैंने की थी, और वो हम बिलीव करते हैं, मुस्लिम लीग बिलीव करती है कि वक्त पे इलेक्शन, जो मुल्क की हालात हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन है, वो मुल्क के इंटरेस्ट में है कि वक्त पे इलेक्शन हो। हमारी जमात उसको सपोर्ट करती है, और उसी तनाजुर से मैंने वो की थी। उसके लेटर कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट थी वो भी बड़ी इन लाइन थी उन्हीं लाइनों पे, और है भी आईनी बात भी ये है। वैसे आप देखते हैं कि क्या शेड्यूल आता है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो शेड्यूल जारी कर देगा। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब कह रहे हैं उन्होंने डिलीट कर दी, नून लीग के किसी साबिक सेनेटर ने उनको भेज दी थी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शरी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने देखा आज ही नोटिस हुआ, आज ही अदालत ने हुक्म जारी किया, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि आज ही शेड्यूल जारी करे। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, आपको पता है शाहजेब के पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो एक्चुअली ना सिर्फ इस मौक़िफ़ को मुस्तकिल मिजाजी से चेयरमैन के अल्फाज में भी और सबके अल्फाज में ये बार बार कह रही है कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए वक्त की ज़रूरत है और बहुत ही अहमियत का मुतहम्मिल। तो ये भी आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी ग्राउंड पर कैंपेन में भी इस वक्त सरगर्म है। तो हमारे लिए तो ये बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है कि बर वक्त होना है, एक टाइम दे दिया गया। अच्छी बात है कि एक इलेक्शन शेड्यूल भी अब निकाला जा रहा है, उसकी भी ऑर्डर दे दी गई है। बात यह कि ये पहले निकलना था, 7 दिन में होना चाहिए। जब आप एक इलेक्शन डेट अनाउंस करते हैं तो उसके अंदर 7 दिन में इलेक्शन एक्ट के मुताबिक। लेकिन अब आज अदालत ने काफ़ी एक तारीखी मैं समझती हूँ कदम उठाया है, और जो मुल्क में एक अभाम और एक बेयकीनी की काफ़ी कैफियत चल रही थी। मुस्तकिल लोग पूछ रहे थे सुबह से शाम तक कि जी अच्छा इलेक्शन होगा नहीं होगा। अब इसमें आपकी मईशत से लेके और आज ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की भी बड़ी क्लास ली गई, मगर हमने ये भी देखा कि एक पूरी कैंपेन भी शुरू हो गई थी कि शायद इलेक्शन की वजह से ही ना डिस्टेबलाइज हो जाए इकॉनमी, ट्रैक पर आ रही है इसलिए इलेक्शन ना हो। इस किस्म की एक बाकायदा मुहिम भी शुरू हो गई थी। आप कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन ही होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए और इस फैसले के नतीजे में हो भी जाएगा? आप ये कन्विंस्ड है कि अब कोई ताखीर का इम्कान है नहीं? बिल्कुल। अब देखिए, उन्होंने पहले भी कहा था चीफ जस्टिस ने कि ये पत्थर की लकीर है। उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ बहुत डट के बार बार उन्होंने बयान किया था। अब उन्होंने उसको यकीनी भी बनाने की अपनी तो पूरी ताकत में कोशिश की है। तो हम इसे सताइश का बिल्कुल मुतहम्मिल समझते हैं, और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी शाहजेब। ये हुकूक होते हैं जो मुंजमद हैं आपके आइन में,
और इसके लिए डेट लाने के लिए इस 21वीं सदी में इतनी जद्दोजहद के बाद पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा की है और करती रहेगी, लेकिन हराबल दस्ता हम थे इसमें और रहेंगे। और शेख साहब ये भी बताइएगा कि फिर आप समझते हैं कि जो पीटीआई के कुछ बुनियादी एतराज़ हैं कि जो इंतजामिया उनके साथ कर रही है, एमपीओस के तहत गिरफ्तारी, क्रैकडाउन, ये सब अब इंतजामिया इलेक्शन कराएगी तो उन्हें भरोसा नहीं है, तो जहाँ जहाँ उनके एतराज़ात हैं उन्हें कम से कम सुनना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और वहाँ पर इंतजामिया की तब्दीली होनी चाहिए? कि मैं समझती हूँ इलेक्शन कमीशन को ये ज़रूर इंश्योर करना है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड हो, क्योंकि पहले भी आप देख चुके हैं एक आरओ का इलेक्शन था, एक आरटीएस का इलेक्शन था, हर दफ़ा मुतनाज़ हुआ है और उससे फिर एक आपको पता है कि अदम स्टेबिलिटी का एक मुस्तकिल यहाँ पे रहा है, सवालिया निशान उठता है। तो इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता बार बार के मुतनाज़ा एक्सरसाइज हो। बेहतर है इलेक्शन कमीशन सबके खदशात सुने, इसमें किसी एक जमात के नहीं है, हमारे भी बहुत हैं और वो लॉन्च भी किए जा रहे हैं हर तरफ से, हर सूबे से। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इनकी जिम्मेदारी है सुने सबकी कि ये प्लेइंग फील्ड लेवल हो और नॉट जस्ट प्लेइंग फील्ड लेवल हो, इसमें एक तासुर भी होना चाहिए जो मस्ट बी सीन टू बी लेवल ऑल्सो ना, ये भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के बरतरफी केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर अफसरान को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के वकील हामिद खान 2018 में जनरल फैज़ हमीद की तरफ से अदलिया पर असरअंदाज होने से मुताल्लिक जनरल बाजवा का बराह रास्त ताल्लुक नहीं जोड़ सके, इसलिए फिलहाल जनरल बाजवा को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया है। लेकिन अगर जनरल फैज़ हमीद अदालत में आकर जनरल बाजवा का नाम ले लेते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज इशारा दिया है कि वो जनरल बाजवा को भी नोटिस जारी कर सकती है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी को नोटिस जारी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि शौकत अली सिद्दीकी के वकील हामिद खान का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और जब आज अदालत ने उनसे सवाल किया कि जनरल फैज़ हमीद शौकत अली सिद्दीकी पर दबाव डालकर अगर नवाज शरीफ का रास्ता रोकना चाहते थे तो उसका फ़ायदा किसको होना था, बेनिफिशरी कौन था? तो देखिए क्या हुआ। शौकत सिद्दीकी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं अपनी पिटीशन में वो दुरुस्त हैं, जरा सोच के जवाब दीजिएगा। आप पूछना चाहे उनसे पूछ लीजिए, अभी मौका है। Absolutely, he says that yes. I'm not saying anything without taking responsibility for that. आपका ये इल्जाम तो नहीं है कि कोई जनरल प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था? नहीं। अगर आपका इल्जाम दुरुस्त है तो उसका मतलब ये वो सहूलतकार बन रहे थे किसी और के लिए। वो कौन था? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके ये करने से एक शख्स को नुकसान पहुंचाया और एक शख्स को फायदा दिया गया। तो अगर एक तरफ तो आप सहूलतकारों को जब पार्टी बना रहे हैं तो बेनिफिशियरी पार्टी नहीं बनेगा। बेनिफिशियरी का कहीं नाम नहीं लिया हुआ मैंने। आपके नाम की बात मर्जी तो नहीं है ना, ये आप जब आ जाते हैं ना 184(3) में फिर हमारे इख्तियार शुरू हो जाते हैं। जज्बाती ना हो, आराम से सुनिए बात। नहीं सुन लीजिए खान साहब जरा सा सुन लें। सर जितने जज्बात थे वो 5 साल में ठंडे हो। अच्छा तो अब आप उसकी अक्कासी कीजिए हमारे सामने। इसमें बेसिकली दे वांटेड टू हैव रिजल्ट्स ऑफ देयर ओन चॉइस। This is what was their choice. तकरीर में इन्होंने कहा, एक जुमला इस्तेमाल किया कि इस तरह तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो मेहनत किसी मकसद के लिए किया जाती ना, क्या मकसद था? वो तो वही बताएंगे ना। आप बताएंगे? नहीं, हमें तो इंटरफेरेंस थी हमारे साथ। देखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लीजिए ना। देखिए हम यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया, इन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कहा कि भाई आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने क्या फैसले करने हैं, हम फैसले आइन और अपने कॉन्शियस के मुताबिक करेंगे। ये हमारा स्टैंड है। आपके क्लाइंट ने पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हो? माशाल्लाह जज है, उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं। हम नाकिस तफ्तीश नहीं करना चाहते जी, हम कंप्लीट तफ्तीश करना चाहते हैं। कंप्लीट तफ्तीश में यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, सॉरी टू से। ठीक है, फिर तफ्तीश में उन सबको बुलाइए। हम करना चाहते हैं, किसको बुलाएं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे सामने खड़े हैं। आप चलिए इतना तो बता दें कि क्या उन्होंने अचीव किया। चलिए आप सीनियर लॉयर, यहाँ पे पता है इस माशरे में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, पता है फायदा किसे हुआ। हम इस वक्त नुकसान कह सकते हैं जो उनके नॉलेज में था कि फलां को जो है रिलीफ नहीं देना।
उसका फायदा क्या है वो इस सारी सिचुएशन में वाज़ेह तौर पर नहीं है। फायदा हो चुका है, किससे हो चुका है ये बता, पूछ रहे हैं। प्रिजम्पशन है कि उससे नुकसान, एटलीस्ट आप प्रिज्यूम तो करें। देखिए नुकसान उस वक्त हुआ, प्रिज्यूम तो करें एटलीस्ट। आपके ख्याल में कि उस अमल का जो उन्होंने किया था तो उसका आप प्रिज्यूम क्या करते हैं, कि अंदाजा क्या लगाते हैं? प्रिजम्पशन हो सकती है। देखिए ना, उसके नतीजे में हो सकता है एक पॉलिटिकल लीडर को नुकसान हुआ हो, जो कि बात सामने इसमें आई है। तो अब सवाल है किसको फायदा हुआ, वो उसका कॉन्सिक्वेंशियली both are not connected, the two things are not necessarily connected। मैं इसके सामने मारूजात है। आपके क्लाइंट को इल्म नहीं था कि किसको फायदा हो रहा है, यानी आपके क्लाइंट को इल्म नहीं था कि फायदा किसे होने जा रहा है। देखिए फायदा हमें पता नहीं है, ये पता नहीं था। इसके बाद समात में हामिद खान ने जनरल फैज़ हमीद से होने वाली मुलाकात की तफसीलात बताई, मगर उसमें बराह रास्त जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। तो अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर जनरल फैज़ हमीद खुद जनरल बाजवा का नाम ले लेते हैं तो फिर जनरल बाजवा की बात आएगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनरल फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को नोटिस जारी कर दिए और केस की समाअत मुलतवी कर दी। आप क्या चाहते हैं, इनको हम नोटिस दें सबको? इनको दे नोटिस, एक एक के नाम लेके चलते हैं। पहले जनरल बाजवा की बात कर लेता हूँ। मेजर जनरल फैज हमीद ऑन हिज फर्स्ट विजिट ऑन 29/6/2018 inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mia Nawaz Sharif. This he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। आपने पहला नाम दिया है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। तो इस तमाम चीज अभी तक जो आपने पढ़ी है उसमें आपने सिर्फ ये कहा है कि जनरल फैज ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा नाराज है, ठीक है। तो इसको तो हम कहते हेरसे के जुमरे में ले जाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है जनरल फैज आके कह दें कि जी हाँ जनरल बाजवा ने मुझे हुक्म दिया था, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक तो कोई कड़ी जोड़ नहीं रही है ना जनरल बाजवा के साथ। नहीं, लेकिन जनरल बाजवा भी तो आगे कह सकते हैं कि हाँ मैंने कहा ये मैंने नहीं। देखिए बिला वजह जब लोगों को नोटिस नहीं देते हैं, कम से कम आप डायरेक्ट आप हमारा मजाक तो ना उड़वाइएगा कि कल आप कहेंगे जी हेर से रूल को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। भाई अगर जनरल फैज ये कहें फिर उनकी बात आएगी ना। अब जनरल फैज की तो आपने डायरेक्ट बात की, यहाँ तक तो बात समझ आई। अभी कोई आपने डायरेक्ट बात जनरल बाजवा की नहीं की। अभी जो सारी आप बातें पढ़ रहे हैं इसमें दूसरे नाम आ रहे हैं, तो जनरल बाजवा का कहीं मुझे नाम बता दें, डायरेक्ट एलिगेशन दे दें। पता नहीं क्या क्या लोग काम करवा लेते हैं एक दूसरे से किसी के नाम ले करके। आपको अगर मैं बताऊं, वो शायद आप ही के साथ वाकया हुआ था ना, जो कहा था कि जब हमने कहा किसको लगा, लोग अजीब अजीब लोग चीजें कर देते हैं। हो सकता है मेरा नाम लोग इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके से कि उसने कहा भाई अगर मैं कहूँ तो बोले जी हाँ इन्होंने मुझे कहा था। मैं बता दूं माय लॉर्ड, जो रेफरेंस दे रहे हैं, एक शख्स ने मेरा नाम लेकर अपने भाई को डिप्टी कमिश्नर से लगाया और डिप्टी कमिश्नर ने मुझे इत्तला किया सर आपका काम हो गया। तो आई वाज सरप्राइज्ड। इसमें सिर्फ बाजवा की रेलेवेंस ये है कि इन्होंने वो डिप्टी कमिश्नर ने कम से कम उनको इत्तला दे दी। जनाब अगर मिनिमम भी हो तो जनरल फैज हमीद बनते हैं, इरफान रामे बनते हैं और अनवर कांसी बनते हैं और अरबाब मोहम्मद आरिफ बनते हैं। अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, नंबर 2 ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, मिस्टर मोहम्मद अनवर खान कासी फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. Since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. डेट पर हम बता देंगे, मे बी 2nd or 3rd week of January। वो देखेंगे ना, ठीक है। Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. चलिए, thank you. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।